हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 12th मई एंड 12th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने जा रहे हैं। शुरुआत करें आज के द हिंदू एनालिसिस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आप हमारे जो डेली लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ अवेल कर सकते हो। इसके साथ आपको मेल आईडी पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास कुछ मेल्स पेंडिंग है, तो इन मेल्स का जवाब मैं आप सबको दे दूंगी। ठीक है, जिन जिन के भी मेल्स पेंडिंग है उन सभी के जवाब मैं आपको दे दूंगी। सो देखो, 24 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आप लोग क्या क्या फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, सेल्फ डाउट्स ने घेरा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कई कई लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि अटेम्प्ट दें भी कि या ना दें। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सिचुएशंस का एक ट्रैप है। ठीक है, और इसीलिए यूपीएससी को इतनी टफ एग्जाम कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना, सिलेबस उतना टफ नहीं होता जितना टफ यहाँ पे जो एग्जाम प्रोसीजर है, साइकिल है, वो रहती है। ठीक है, तो आपको इस ट्रैप से बचना है। आपको एक डीएम, आप डीएम बनना चाहते हो, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हो, तो आपको एक डीएम की तरह ही यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी देख लो। बिलीव गुड थिंग्स आर ऑन द वे। ठीक है, तो आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर, कि आप आगे जो भी करो उसमें से जो आउटपुट निकल के आएगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर गोल्स। ठीक है, तो बिलीव दैट गुड थिंग्स आर ऑन द वे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में सोसाइटी में हम देखने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। इसके बाद जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत ही बढ़िया आज का द हिंदू का एडिटोरियल आया है, विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द वॉर। तो रशिया यूक्रेन वॉर जो आज तक भी चल रहा है, ठीक है, काफी समय हो गया इसके चलते चलते, इस वॉर में कौन लूजर रहा कौन विनर रहा इसके बारे में देखेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे सेडिशन लॉ रिकंसिडरेशन के बारे में। तो जो 2 दिन है 11th एंड 12th में, इनमें आप देखोगे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ आपको सेडिशन 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 दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेडिशन के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है एमपी लैड्स। ठीक है, एमपी लेड्स स्कीम है ये। ओके, एंड जीएस 3 एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ऑलराइट, अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए मेरे पास ये है कि आफ्टर प्रीलिम्स, जो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून को है, उसके बाद मैं आप सभी के लिए एक एथिक्स का कॉम्प्रहेंसिव पेड कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम यहाँ पे एथिक्स के बेसिक्स से लेकर पूरा सिलेबस कवर करेंगे, केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, और इसमें आपकी टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, तो जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ऑल कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कितने लोग इंटरेस्टेड हो। आप लोगों के रिस्पॉन्स के बेसिस पर मैं ये जो पूरा कोर्स है ये लेके आने वाली हूँ। एंड दिस वुड बी अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। जो लोग मेंस देने वाले हैं 22 में, उनके लिए भी, और जो अगले साल का प्रीलिम या मेंस अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए भी इट वुड बी कॉम्प्रहेंसिव। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन ये सब मैं तब करूँगी जब आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। तो अपना रिस्पॉन्स मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू नीचे यहाँ पे यूट्यूब चैनल के, हमारा जो ये यूट्यूब वीडियो है इसके नीचे आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपना रिस्पॉन्स बताना। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज ये हैं। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड हैं, 2015 में पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इन दोनों के आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग नहीं की हुई है तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। आगे बात करते हैं। कैन सेडिशन अक्यूज्ड गेट प्रोटेक्टेड, आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो देखो, सेडिशन को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। ठीक है, सेडिशन का बेसिक मीनिंग मैंने कई बार बताया है, राजद्रोह होता है। ठीक है, देशद्रोह आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी देश से गद्दारी करते हो, आप अपने देश के अगेंस्ट कुछ काम करते हो, उसको बेसिकली सेडिशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा देश में सेडिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेडिशन यहाँ पे मेंशनड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, ये फिर कहाँ पे मेंशनड है, ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी जो है, इसके सेक्शन 124A में ये यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे आईपीसी का एक प्रोविजन है जो सेडिशन के बारे में बात करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब सेडिशन को लेकर इतना बवाल इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि ये कॉलोनियल एरा का लॉ है, ठीक है। कॉलोनियल एरा का यहाँ पे पूरा प्रोविजन है इसकी। कॉलोनियल एरा यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल किया करते थे उस समय का ये सेडिशन का लॉ है, ठीक है। और इसकी जो प्रोविजन है काफी स्ट्रिंजेंट है और काफी आर्बिट्ररी भी देखने को मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे देखा गया है कि काफी मिसयूज भी इसका होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे पिटिशंस गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेडिशन को हम रिकंसिडर करेंगे। ओके, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सेडिशन क्या है कैसा है। तो देखो सेक्शन 124A जो है आईपीसी का, वो सेडिशन की बात करता है और ये बोलता है कि सेडिशन जो है यानी कि अगर कोई भी पर्सन सेडिशन में इन्वॉल्व होता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, यानी कि यहाँ पे 3 साल से लेके लाइफ टाइम तक की उसको पनिशमेंट मिल सकती है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। तो याद रखना पनिशमेंट के बारे में 124A बोलता है कि अगर कोई पर्सन सेडिशन में कन्विक्ट होता है तो उसको 3 साल से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट तक की सजा हो सकती है, विद फाइन और विदाउट फाइन। ओके, अब देखो सेडिशन लॉ आया कब था, तो 1870 में ब्रिटिशर्स ये सेडिशन का लॉ लेकर आए थे। लेकिन 1948 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार कर रहे थे उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में से ये सेडिशन को हटा दिया था, ठीक है। तो हमने ये सेडिशन वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 1949 को हमने तैयार किया, ठीक है। लेकिन इसमें आर्टिकल 19(1) जो था, इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उस टाइम पे हमने हर तरह के जो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे ये सब चीज़ों को हटा दिया था, एब्सोल्यूट फ्रीडम हमने दी थी, ठीक है। जैसे अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उस समय पे जो हमारा ये था तो ये था कंप्लीट एब्सोल्यूट फ्रीडम था ये, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सेडिशन मेंशन नहीं था, लेकिन ये आईपीसी में तब भी मेंशन्ड था, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं रखा गया था लेकिन आईपीसी में ये तब भी मेंशन था। आगे जाके क्या हुआ, 1951 में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 19 पहले एब्सोल्यूट हुआ करता था इसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है ना 19 क्लॉज 2 में, ये जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आई थी वाया दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आया कहाँ से, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे इसको, ठीक है। इसके बाद आगे कई सारे केसेस आए, जैसे केदारनाथ केस एक बहुत फेमस केस है सेडिशन को लेकर, 1962 का केस है। इसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और इन्होंने बोला कि सेडिशन लॉ जो है ये सही है, इसको अपहोल्ड किया, ठीक है। इसको बोला कि नहीं, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही लॉ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेडिशन का मतलब क्या होगा इसको प्रॉपरली डिफाइन किया। इसमें यह कहा गया कि यहाँ पे जो वर्ड्स जिनके कारण एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप होती है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है या फिर वायलेंस क्रिएट हो सकता है, ऐसे वर्ड्स को ही हम सेडिशन के अंतर्गत पीनलाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन है जिसने ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिया जिसके कारण वायलेंस हो गया, दंगा हो गया, दंगा फसाद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, तो उसको हम सेडिशन में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वायलेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना इज अ कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे 124A का जो दायरा था इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया अंडर केदारनाथ केस ऑफ 1962। अब देखो हम जो एनसीआरबी का डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि कितना मिसयूज इसका हो रहा है। एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। ये बोलता है कि जो सेडिशन के चार्जेस हैं, जो सेडिशन के केसेस हैं, वो इतने ज्यादा होते हैं, मतलब इसके ऊपर चार्जेस लोगों के ऊपर इतना ज्यादा लगता है और कन्विक्शन बहुत कम होता है। जैसे 2019 का जो डाटा है एनसीआरबी का, वो बोलता है कि सिर्फ 3% लोग जो है वो कन्विक्ट हुए, ठीक है, सेडिशन के अंतर्गत। मतलब मान लो अगर 100 लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि आपने सेडिशन किया है, देशद्रोह किया है, इनमें से सिर्फ 3 के ऊपर प्रूव हो पाया कि हाँ इन्होंने एक्चुअल में सेडिशन में ये इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो इतना कम कन्विक्शन रेट है। मतलब मानो कि 93 97 लोग जो हैं उनको बेमतलब यहाँ पे इम्प्रीजनमेंट फेस करना पड़ा, ट्रायल फेस करना पड़ा। तो मिसयूज बहुत ज्यादा होता है सेडिशन के लॉ का, यानी कि सेक्शन 124A का। ऑलराइट, अब देखो इसके इवोल्यूशन की बात करते हैं, किस तरह से ये लॉ इवॉल्व हुआ है। तो देखो सेडिशन जो है, सेडिशन इज अ कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A। तो याद रखना कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जहाँ पे पुलिस जो है आपको सीधे अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, ठीक है। नॉन बेलेबल है, यहाँ पे कोई बेल नहीं मिलती, और नॉन कंपाउंडेबल है यानी कि इसमें आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वगैरह करके, कंपाउंडेबल मतलब कोर्ट के बाहर आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये अंडर सेक्शन 124A।
बिफोर इंडिपेंडेंस हमने देखा 1870 में इसको लाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे ना, ये फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था उस दौरान, तो फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए ये सेडिशन के लॉ का यूज करते थे। और इसी सेडिशन वाले लॉ के अंतर्गत पहला पर्सन जिसके ऊपर ये सेडिशन का लॉ चार्ज किया गया था, 124 ए, सेक्शन 124 ए चार्ज की गई थी, ये था, ये कौन पर्सन थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। जो सबसे पहले सेडिशन का जो लॉ था, ये किसके ऊपर चार्ज किया गया था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनको पहला पर्सन बनाया गया था, मतलब चार्ज तो ठीक है, कन्विक्ट भी पहले यही हुए थे, ठीक है। तो कन्विक्ट सबसे पहले सेडिशन के अंतर्गत पूरे इंडिया में बाल गंगाधर तिलक हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, सो दैट आपको अच्छे से दिखे। तो देखो, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में सेडिशन वर्ड को हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉप कर दिया। 1949 में सेडिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं रहा, लेकिन आईपीसी का सेक्शन 124 ए का हिस्सा जरूर रहा। 1951 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, वो यहाँ पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करके एक क्लॉज लेकर आए, आर्टिकल 19 में जो इन्होंने लगाया। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो राइट है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाया। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है, वो बोलती कि सेक्शन 124 ए वुड बी कंसिडर्ड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, कि यहाँ पे पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 124 ए, ओके। अब देखो कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अभी हमने देखा एनसीआरबी का, वैसे ही देखो यहाँ पे 2019 का ही एनसीआरबी का डाटा है, जो ये बोलता है कि सेडिशन के केसेस 25% तक बढ़े हैं, ठीक है। अरेस्ट 41% तक बढ़ी है, और इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% है, ठीक है। सिर्फ 3% का कन्विक्शन रेट यहाँ पे है। तो आप समझ पा रहे हो कि सेडिशन का कितना मिसयूज हो रहा था, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे जो हमने कल की न्यूज हमने देखी, यहाँ पे बेसिकली कोर्ट ने ये पूछा गवर्नमेंट से कि आप किस तरह से लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करोगे इस सेडिशन के लॉ से, ठीक है। जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको आप कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करोगे, जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आगे जाके कभी प्रोसीडिंग हो सकती है, जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो आप इनको कैसे प्रोटेक्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सेडिशन के लॉ को री एग्जामिन करने की, ठीक है, री एग्जामिन करने की, कि क्या ये सही लॉ है, गलत लॉ है, क्या हमको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेसिकली इस सब की बात यहाँ पे हो रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पे चिंता जताई कल, कि यहाँ पे आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस लॉ को री एग्जामाइन करेंगे, लेकिन जब आप री एग्जामाइन करोगे, उस दौरान जो सेडिशन के चार्जेस दूसरे लोगों पे लगाए जाएंगे, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की साइड से बोल रहे थे, जो एडवोकेट जो थे हमारे, ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने यहाँ पे कहा कि देखो आप यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपको गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो भी लोग जिनको भी लगता है कि उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज गलत तरीके से लगाए गए हैं, वो यहाँ पे कोर्ट में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आके जस्टिस पा सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है कोर्ट के पास आना, और फिर यहाँ पे जेल्स में महीनों काटना, जेल्स में महीनों काटने के बाद कोर्ट के चक्कर लगाना, यहाँ पे इतने पैसे खर्च करना, क्या हर कोई इतना यहाँ पे अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी तो हमको देखना है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली आज ये जजमेंट दिया, आज के न्यूज़पेपर में ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, कि सेडिशन, देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ, सेडिशन जो है, यहाँ पे सेडिशन के लॉ को री एग्जामिन करेगी कौन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इसको री एग्जामिन करेगी। और जब ये री एग्जामिन कर रही होगी यहाँ पे सेक्शन 124 ए को, उस दौरान कोई भी नए केसेस चार्ज नहीं किए जाएंगे सेडिशन के। जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उनका अभी सारी चीज़ों पे रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। मतलब कि जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, जो भी अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं सेक्शन 124 ए के अंतर्गत, अभी उसको सबको रोक दिया गया है, ठीक है। मतलब बेसिकली उन सभी चीज़ों को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। जितने भी पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी अभी के लिए कुछ टेम्पररी टाइम के लिए सेक्शन 124 ए को आप ऐसे मान सकते हो दैट इट वुड नॉट बी एग्जिस्टिंग इन आर आईपीसी, ठीक है। तो जब तक इसका री एग्जामिनेशन हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे कोई भी पर्सन को आप यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते आगे से, ठीक है, सेक्शन 124 ए के अंतर्गत। और जिनके ऊपर भी ट्रायल्स पेंडिंग अभी चल रहे हैं, अभी के लिए वो सस्पेंडेड है, यानी कि अभी के लिए कुछ समय के लिए वो बरी हो गए, एक तरह से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकंसिडरेशन अभी जब तक चल रहा है, तब तक के लिए आप इसको समझ सकते हो कि ये इनवैलिड हो गया पूरा लॉ अभी कुछ समय के लिए, ठीक है, जब तक इसके ऊपर फर्दर कोई डिसीजन नहीं आता, ओके।
अब देखो यहाँ पे और क्या क्या केसेस, यहाँ पे कौन कौन से केसेस ने इसको सेडिशन को इतना ट्रिगर किया है। तो देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हमने देखा अभी 3% कन्विक्शन रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं ये कि लगभग 356 केसेस आए हैं। 2015 टू 20 का डाटा है ये, 5 साल में 356 केस यहाँ पे लगाए गए, चार्ज करे गए, ठीक है, अंडर सेक्शन 124A। इसमें से 548 पीपल को अरेस्ट किया गया और इनमें से सिर्फ 6 कन्विक्शन हुए। तो 5 साल में 548 लोगों को अरेस्ट किया गया है अंडर सेक्शन 124A, जिसमें से कन्विक्शन सिर्फ 6 का हो पाया। मतलब सोचो कितना ज्यादा लोग जो हैं वो बेमतलब में पिसा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चलो मान लो 6 हटाओ यहाँ पे, ठीक है, अगर आप मान लो 540 लोग भी जो हैं वो कितने बेमतलब पिसाए हैं, कितना उनको यहाँ पे ट्रॉमा फेस करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे जो 540 लोग हैं इसमें से मान लो चलो अभी कुछ पेंडिंग भी हैं, तो आधे लोग भी अगर मान लो 250 लोगों को भी मान लो कि अगर 250 लोगों को बेमतलब निर्दोष होते हुए इसको फेस करना, अगर इसको फेस करना इनको पड़ा है, तो सोचो आप इनके ऊपर क्या गुजरी होगी, ठीक है। तो ये 250 लोगों के साथ भी अगर इसका सेक्शन 124A मिसयूज किया गया है, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे जस्टिस सिस्टम, हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ केसेस बताए हुए हैं, जैसे दिशा रवि वॉज एन एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ये, 21 ईयर ओल्ड, इतनी छोटी लड़की, ठीक है, एक बच्ची आप मान सकते हो इनको, इतनी छोटी लड़की के ऊपर यहाँ पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया। क्यों लगाया गया? ये कहते हुए लगाया गया कि जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो इन्होंने एक टूल किट तैयार करी थी, टूल किट यानी कि एक गाइडलाइन तैयार करी थी कि हम कैसे कैसे ये फार्मर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस टूल किट को तैयार करने और इसको फैलाने के इन जुर्म में, इसको एक जुर्म मानते हुए इनको सेडिशन के अंतर्गत चार्ज किया गया, ठीक है। और ये जो है लगभग देखो 2021 में ही इनको चार्ज किया गया था, और यहाँ पे आगे जाके इनको बेल भी मिल गई थी हालांकि, लेकिन इस मुद्दे पर इनको सेडिशन के लिए चार्ज कर दिया गया, सिर्फ 21 साल की लड़की, ठीक है। उसके बाद कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था अंडर सेडिशन लॉ, अंडर सेक्शन 124A। और इनका जुर्म क्या था? इन्होंने क्या किया था कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, T20 क्रिकेट मैच, उसमें पाकिस्तान जीत गया, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की प्रेस करते हुए, पाकिस्तान के प्लेयर्स को प्रेस करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए इन्होंने कुछ मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस जुर्म में इनके ऊपर सेडिशन के लॉ, इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, देख रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, इन ये लोग जो है ये बेल के लिए अप्लाई भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके पास लोकल गारंटर्स नहीं थे, कोई सिक्योरिटी अमाउंट ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में बहुत टाइम लग रहा था। उसके बाद एक और यहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट है शर्जिल इमाम, इनके ऊपर यहाँ पे एलिगेशन है कि इन्होंने काफी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी थी जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में, ठीक है, और एएमयू में भी इन्होंने काफी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी। कब यहाँ पे ये कब हुआ था? जब जो सीएए है हमारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तब, ठीक है। तो इनको इसके कारण यहाँ पे सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर लगे। फिर कन्हैया कुमार जो है ये भी जेएनयू के ही स्टूडेंट है, और इन्होंने देखो क्या किया था 2001 में, जो पार्लियामेंट्री अटैक्स में जो दोषी पाए गए थे, एक टेररिस्ट है ये अफजल गुरु, ठीक है। तो अफजल गुरु एक टेररिस्ट था, और इनकी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट करी, ठीक है। तो 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, इनकी हैंगिंग थी, जो कि हालांकि बिल्कुल गलत है, और इनको यहाँ पे चार्ज किया गया था फॉर सेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स को भी चार्ज किया गया है, और कुल मिला के ये सारे जो केसेस हैं, इनके कारण क्या हुआ, इन सभी के कारण यहाँ पे सेडिशन जो है काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा, काफी ज्यादा पिटीशंस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे। तो देखो कहीं कहीं पे हमको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेडिशन का जो पावर है उनके पास होना, सो दैट वो किसी को भी चार्ज कर सके, सो दैट जो देश है उसमें सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। लेकिन कई जगहों पे देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको मिसयूज भी कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मिसयूज कैसे कर सकती है? जो लोग हैं उनकी आवाजों को दबाने के लिए। तो हमको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है। मैं आपको हर बार कहती हूँ दैट यू आर गोइंग टू बी अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का ये दायित्व होता है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट्स बदलती रहेंगी, आप नहीं बदलोगे, तो आपका काम है कि आप गवर्नमेंट के साथ खड़े खड़े रहो। तो आपको अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको देना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे स्कोप हो सुधरने का, ज्यादा अच्छा काम करने का, इम्प्रूव करने का यहाँ पे स्कोप हो। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप दीजिए, और उसके आगे वे फॉरवर्ड भी दीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में हमको आंसर्स लिखने हैं, वे फॉरवर्ड हमारे पास हमेशा होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट पार्डनिंग पावर। तो देखो ये क्या केस है, राजीव गांधी
जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, राजीव गांधी जी जो है, इनका असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन यानी कि इनका मर्डर हुआ था। और इस असैसिनेशन में कुछ लोग यहाँ पे दोषी पाए गए, जैसे कि एक तो ये पर्सन जो आपको दिख रहे हैं, पिरारी वलन, ये जो है, तो ये जो है एजी पिरारी वलन, इनको ऊपर ये कन्विक्शन आया, ये कन्विक्ट हो गए कि इन्होंने ही यहाँ पे असैसिनेशन किया है राजीव गांधी का, ठीक है। अब ये काफी टाइम से यहाँ पे मांग रहे हैं, क्या यहाँ पे ये मांग रहे हैं पार्डन, ठीक है। ये प्रेसिडेंट से, सेंटर से, गवर्नर से पार्डन मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब ये माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना इन्होंने करी है। अब देखो यहाँ पे सेंटर ने क्लेम किया है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो इनको माफ कर सकें, ठीक है, वो इनको यहाँ पे क्षमा याचना इनकी एक्सेप्ट करें, वो इनकी जो पार्डनिंग प्ली है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे जुडिशरी का ये आया है, सुप्रीम कोर्ट का ये रिएक्शन आया कि अच्छा, अगर प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पावर है, 72 के अंतर्गत, लेकिन वही पावर यहाँ पे गवर्नर के पास भी दी गई है 161 आर्टिकल नंबर के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सेंटर से कि आप बताओगे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब दिया है कि दोनों के पास, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पार्डनिंग पावर है, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर के पास कोई पावर्स नहीं है। अगर ऐसा ही है तो इतने जितने भी साल गए हैं, 75 ईयर्स हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, इतने सालों में गवर्नर ने जिस जिसको पार्डन किया है, क्या वो गलत है, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये कहते हुए एक तरह से डांट टप्पड़ लगाई है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर्स की बात कर रहे हैं, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 172, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 161 में इसका प्रोविजन है। आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है कि वो किसी भी पर्सन को पार्डन कर सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें केसेस वगैरह बताए गए हैं कि कौन कौन से केसेस में पार्डन किया जा सकता है, और वैसे ही आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को ये पावर देता है कि वो यहाँ पे किसी भी पर्सन को पार्डन कर सकता है, ठीक है। अब देखो पार्डन मतलब क्या होता है, पार्डन मतलब क्षमा याचना करना। ये बेसिकली गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का डिसीजन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन गिल्टी है, ठीक है, कोई पर्सन गिल्टी प्रूव हो चुका है, अब उसको आप यहाँ पे उस गिल्ट से मुक्त कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि ठीक है, हम एक तरह से माफी उसको इस तरह से दे रहे हैं कि कभी ऐसा मान ले हम कभी वो क्राइम हुआ ही नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, इसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये गया क्षमा याचना मांगने प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल इनको पार्डन कर देते हैं, किसी सिचुएशन में इसको पार्डन कर दिया, तो यहाँ पे ये पर्सन वैसा ही हो जाएगा जैसे कभी इसके ऊपर कोई केस चला ही नहीं, ये बिल्कुल क्लीन चिट होके बाहर निकलेगा, नॉर्मल सिटीजन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो पार्डन करना मतलब ये होता है। अब देखो क्यों पार्डनिंग की जरूरत पड़ती है। एक तो तब ये होता है जब यहाँ पे जो भी कन्विक्ट है, जो भी गिल्टी पर्सन है, जब ये माना जाता है कि उस गिल्टी पर्सन को जितनी सजा भुगतनी थी वो भुगत चुका है, अपनी जितनी उसकी सजा मिलनी थी, जितना वो डिजर्व करता था वो भुगत चुका है, और उसने सोसाइटी को, सोसाइटी का जो कर्ज उसके ऊपर था, ठीक है, सोसाइटी के साथ जो उसने गलत किया था उसको कॉम्पनसेट वो कर चुका है, तब यहाँ पे वो पार्डन के लिए मांग सकता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो अब उसको क्षमा याचना दे देनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि जब कोई क्लेम कर रहा है कि मुझे गलत तरीके से कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, तब यहाँ पे ये हो सकता है। तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि जब करप्शन के कारण कोई निर्दोष पर्सन को यहाँ पे गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है, तो इस चीज को सही करने के लिए भी पार्डनिंग पावर काम आती है, ओके। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है वो 5 तरह की पार्डनिंग पावर है, और याद रखना आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये पार्डनिंग पावर उसको मिली है, ठीक है, किसको, प्रेसिडेंट हमारे जो है उनको मिली है। तो देखो पहला है पार्डन, जिसके अंतर्गत पूरी तरह से आप किसी पर्सन को एब्सॉल्व कर देते हो, यानी कि ऐसा मान लेते हो कि उस पर्सन ने वो क्राइम कभी किया ही नहीं है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट पार्डन है। सेकेंड हो गया कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन में जो पनिशमेंट है उसका टाइप चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि थोड़ी कम हार्श पनिशमेंट कर दी जाती है। थर्ड होता है रेप्रीव। रेप्रीव मतलब एक तरह से स्टे लगा दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर किसी को, मान लो डेथ सेंटेंस मिल गया, ठीक है, अब डेथ सेंटेंस मिल गया, अब इस डेथ सेंटेंस को क्या फांसी की सजा होगी, ठीक है, तो फांसी की सजा को थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है, स्टे लगा दिया जाता है, सो दैट ये पर्सन जिसको ये सेंटेंस मिला है वो जाके पार्डन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास जा सके, और यहाँ पे उनसे क्षमा याचना मांगने का उसके पास स्कोप रहे, ठीक है। जो भी और दूसरे तरीके हैं जिससे वो उसको माफी मिल सकती है वो सारे एक्सप्लोर करने के लिए उसके पास समय रहे, इसीलिए यहाँ पे रिप्रीव होता है। फिर होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए होता है। मान लो कोई लेडी है जिसको यहाँ पे कोई काफी हार्श इम्प्रीजनमेंट मिला हुआ है, तो उसकी इम्प्रीजनमेंट की डिग्री जो है उसको कम कर दिया जाए, सो दैट जैसे मान लो कभी वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो किसी डिसीज से गुजर रहा है, तो उस दौरान जो कन्विक्ट पर्सन है उसके जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाए।
पांचवा है रेमिशन। रेमिशन का मतलब है कि पनिशमेंट का क्वांटम आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं करो, क्वांटम। जैसे मान लो आपको रिगरस पनिशमेंट मिलता है, रिगरस इम्प्रीजनमेंट है 20 सालों का, तो आप इसको 10 साल कर दो, इसको कहते हैं रेमिशन। ओके, अब इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे? तो प्रेसिडेंट किस किस को पार्डन कर सकता है? सिर्फ उन लोगों को जो कोर्ट मार्शल जिनके ऊपर हुआ है, ठीक है, यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट होती है, उन्होंने अगर कोई सेंटेंस पनिशमेंट दिया है तो उनको पार्डन किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। सेकेंड है, जब यहाँ पे यूनियन के ऊपर, यूनियन के पास जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, उससे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है, तो उसको यहाँ पे पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट। और उसके अलावा डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। याद रखना कि जो गवर्नर है, गवर्नर के पास ऊपर वाली तो सारी पावर्स रहती है, लेकिन गवर्नर के पास यहाँ पे एक तो डेथ सेंटेंस की पावर नहीं रहती है, ठीक है, डेथ सेंटेंस को यहाँ पे गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। दूसरा, यहाँ पे गवर्नर जो है स्टेट लॉज के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस होता है सिर्फ उनको पार्डन कर सकता है। ओके, तो एक बार कंपेयर भी कर लेते हैं हम। देखो, प्रेसिडेंट जो है ये यहाँ पे सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं उनको यहाँ पे पार्डन करता है। गवर्नर स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंसेस हैं उसको पार्डन करने की यहाँ पे कैपेबिलिटी है गवर्नर के पास। देन यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस है उसको लेकर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे जो कोर्ट मार्शल यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट जो भी सेंटेंस देता है या पनिशमेंट देता है, उसको भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही यहाँ पे पार्डन कर सकते हैं। गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल वाली जो भी पनिशमेंट्स हैं उनको पार्डन करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सेडिशन और जो पार्डनिंग पावर है, इनके ऊपर आप मेंस में एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं एमपी लेड स्कीम। तो एमपी लेड स्कीम न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एमपी लेड स्कीम जो है इसके रूल्स थोड़े से रिवाइज किए हैं। तो एमपी लेड का फुल फॉर्म क्या है? देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 1993 में ये स्कीम लाई गई थी, बहुत पुरानी स्कीम है। ओके, और इसमें बेसिकली क्या होता है, हर एमपी यानी कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाते हैं, और ये 5 करोड़ रुपए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खर्च करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स हो सकते हैं वो रिकमेंड करता है ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो गया, या जो भी लोकल नीड्स होती हैं उसको केटर करना हो गया, ये सब काम करवाता है कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर दिस एमपी लैड स्कीम। और ये फुल्ली फंडेड होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से इसको फंड करती है। एक साल में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो एनुअली 5 करोड़ रुपए का सम मिलता है हर एमपी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये एमपीज हैं ये किस तरह से डेवलपमेंट वर्क्स कैसे यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 15% जो टोटल इनको एंटाइटलमेंट मिल रहा है 5 करोड़ का, उसका 15% इनको खर्च करना ही है फॉर एससीज, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए। और लगभग 7.5%, 7.5% खर्च करना है एसटी पॉपुलेशन के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स किस किस तरह की जगहों पे ये खर्च करेंगे? जैसे लोकसभा मेंबर्स हैं, उनकी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इस एमपी लेड स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, यानी कि 5 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो पूरे जो भी जिस भी स्टेट से वो आते हैं उस पूरे स्टेट में कोई सी भी जगह पर इन 5 करोड़ रुपए को खर्च कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये पूरी कंट्री में कहीं पे भी कहीं पे किसी भी लोकेशन में किसी भी रीजन में इस 5 करोड़ रुपए को खर्च कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट वर्क्स। ओके, समझ गए? आगे बात करते हैं फंड्स की, कि फंड्स कहाँ से आते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फंड्स देती है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 2.5 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। ग्रांट एंड एड के फॉर्म में डायरेक्टली किसके पास आते हैं? एमपी के पास कभी नहीं आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं आते हैं ये पैसे। ये जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास ये पैसा जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फाइनली जो सैंक्शन करने का काम होता है ना पैसे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। याद रखना, इसका सिर्फ नाम एमपी लेड्स है, ठीक है। तो एमपी यहाँ पे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका सिर्फ रिकमेंडरी रोल है यहाँ पे, ठीक है, रिकमेंडेशन सिर्फ देता है। एक्चुअल काम सारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी साल में प्रॉपरली पूरा फंड नहीं जा पाता है तो वो अगले साल जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद एमपी जो है सिर्फ रिकमेंडरी रोल यहाँ पे निभाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास सारी पावर्स रहती है कि यहाँ पे कौन से वर्क्स होने चाहिए, सैंक्शन कैसे करना है फंड्स को, कैसे क्या इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी, किसको क्या टेंडर मिलेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये सारे ग्राउंड लेवल पे काम जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है। और एक चीज याद रखना है कि जो 10% प्रोजेक्ट है, 10% मतलब 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ का जो 10% हिस्सा है
इस पे आपको कम से कम मॉनिटरिंग रखनी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हर साल, ठीक है। तो हर साल जाके आपको चेक जरूर करना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे किस तरह से एमपीलैड स्कीम काम करती है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये सिर्फ रिकमेंड करते हैं, वर्क्स को रिकमेंड करते हैं कि क्या क्या काम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने चाहिए। अल्टीमेट डिसीजन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लेता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सैंक्शन करता है कि क्या क्या काम होंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट में, कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा और कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि कलेक्टर की पावर्स रहती हैं। अब ये कलेक्टर जो है इसकी पावर्स आप देख सकते हो, मतलब आपको ये जो एम पी लेड गवर्नमेंट www.mpled.gov.in इस साइट पर जाके आप देख सकते हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम करवा रहे हैं जो आपके कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और आरटीआई फाइल करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, ठीक है, मॉस्पी जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंड्स जो है वो अलॉट करती है 5 करोड़ रुपए, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास जाते हैं ये सीधे फंड्स, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग वगैरह करने का काम भी मॉस्पी का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ही है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट गिव्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन मैरिटल रेप। तो देखो मैरिटल रेप जो है काफी समय से न्यूज में चल रहा है। अब मैरिटल रेप के बारे में कहाँ पे दिया गया है, आईपीसी के सेक्शन 375 में। अब इसमें मैरिटल रेप नाम कहीं यूज नहीं किया गया है। बेसिकली मैरिटल रेप क्या होता है, जब आप कोई मान लो दो पर्सन है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ये दोनों मैरिड है, ठीक है, दोनों मैरिड हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें अगर मान लो फीमेल का कंसेंट नहीं भी है, ठीक है, अगर यूजुअली आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो एक मेल है एक फीमेल है, इनके बीच में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और यहाँ पे अगर मान लो फीमेल का कंसेंट नहीं है, तो इस पूरा फिनोमेना को हम रेप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच में सिर्फ मैरिज वाली चीज आ जाती है, ठीक है, कि मान लो ये जो मेल एंड फीमेल है ये मैरिड है, लेकिन यहाँ पे भी फीमेल का कंसेंट नहीं है लेकिन फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो इसको आप रेप नहीं मानते, ठीक है। इसी को यहाँ पे मैरिटल रेप कहते हैं। मैरिज के अंतर्गत रेप हो रहा है लेकिन इसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है। तो सेक्शन 375 जो है आईपीसी का, वो ये कहता है कि अगर कोई मेल और फीमेल है जिसमें फीमेल की एज जो है 18 ईयर्स से ऊपर है, ऐसे में दोनों मैरिड हैं और दोनों के बीच में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, फिर चाहे फीमेल की मर्जी हो या ना हो, इसको आप रेप में कंस्टिट्यूट या आप इसको रेप नहीं मानोगे, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 375 जो है ये एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है मैरिटल रेप का, ठीक है। और इसी के ऊपर कई सारी कोर्ट्स ने कई सारे जजमेंट दिए हैं। अभी यहाँ पे रिसेंटली एक और जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, इसमें स्प्लिट जजमेंट आया है। दो जजेस थे, एक जज बोलते हैं कि नहीं सेक्शन 375 अनकॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्योंकि ये विमेन की जो बॉडीली इंटीग्रिटी है उसके अगेंस्ट है, विमेन के प्राइवेसी के अगेंस्ट है, विमेन के राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, ठीक है। इसलिए सेक्शन 375 को ये कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन दूसरी तरफ पे दूसरे जज जो हैं उन्होंने बोला है कि नहीं ये अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम इसको इस तरह से नहीं बोल सकते, हम मैरिटल रेप को अभी ऐसे पिनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल कल्चरल और लीगल एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये पूरी हमारी न्यूज थी। सेक्शन 375 के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट दिस मैरिटल रेप एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल रेप एक्सेप्शन है कि अगर कोई वाइफ 15 ईयर्स की एज के ऊपर है, किसी की भी पर्सन की वाइफ 15 ईयर्स एज के ऊपर है, तो ऐसे में यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहे फोर्सफुल हो या कैसा भी हो, ये रेप में नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 375 के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर सबको पता है कि क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कारण है, ठीक है। बेसिकली रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो इसका एकदम इमीडिएट नेबर है वो यहाँ पे नेटो की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ झुके, यानी कि नेटो या वेस्ट की तरफ इसका इंक्लिनेशन बढ़े, इसीलिए बेसिकली ये सारी वॉर हो रही है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, इस आर्टिकल में, कि रशिया जो है उसके बारे में, यूक्रेन के बारे में, ठीक है, उसके बाद यहाँ के यूक्रेन के लीडर्स के बारे में, यूक्रेन के लीडर जो हैं, फिर वेस्ट के बारे में, ओके, फिर इंडिया के बारे में और चाइना के बारे में, ये सब स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया गया कि किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितना फायदा हुआ है इस वॉर से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये बताते हैं कि रशिया जो है, रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, वो एक तरह से इस वॉर को हार चुके हैं क्योंकि अभी तक भी वो इस वॉर को जीत नहीं पाए हैं, ठीक है। तो माना ये जा रहा था कि पुतिन जो है उनकी इतनी तैयारी है कि वो 2-4 दिन में ही
2-4 दिन में ही इस वॉर को खत्म करवा देंगे, लेकिन अभी तक ये इस वॉर को एंड नहीं करवा पाए, जीत नहीं पाए हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन के लिए एक लॉस मेकिंग वॉर हो गई है ये, ठीक है। वैसे यूक्रेन की अगर आप बात करो तो ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन जीता हुआ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का सबने सोचा था कि ये 2 दिन भी नहीं खड़ा हो पाएगा रशिया के सामने, लेकिन यूक्रेन अभी तक हारा नहीं है। इसीलिए इसके लिए ये एक विन मेकिंग या फिर एक गेनफुल वॉर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल देखोगे तो आप यहाँ पे जीत अभी तक यूक्रेन की हुई है, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ना पूरी तरह से जीता है ना पूरी तरह से हारा है, इंडिया का कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे यूएस के जो सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर तो हो सकता है ये पूरा साल चले और उसके बाद भी चले। अब हम देखते हैं कौन जीता कौन हारा, किसके लिए प्रॉफिट मेकिंग चीज रही है और किसके लिए लॉस मेकिंग चीज रही। तो यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यूक्रेन के लिए यहाँ पे यूक्रेन के लोगों के लिए एक लॉस मेकिंग चीज रही है, ठीक है। यूक्रेन के लीडर के लिए या फिर यूक्रेन एज अ कंट्री ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये वॉर जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉस जो है ना यूक्रेन के लोगों का हुआ है, क्योंकि इनमें कई सारे लोगों की जानें चली गई, लाइफ चली गई। इनको अपने घर बार हाउस होल्ड वगैरह छोड़ के जाना पड़ा। फैमिलीज यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई हैं, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है, पूरा कंट्री जो है एक तरह से ठप पड़ गई, इकोनॉमी वगैरह ठप पड़ गई है। लेकिन यहाँ पे रशिया की बात करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे रशिया की बात करें तो रशिया भी इसमें लॉस ही रशिया का भी एकदम लॉस ही हुआ है। क्यों यहाँ पे लॉस हुआ है? क्योंकि रशिया ने सोचा था कि हम आराम से जीत जाएंगे 2-3 दिन में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। अभी 2 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, इस वॉर का कोई अंत दिख नहीं रहा। इसके बाद अभी इन्होंने न्यूक्लियर वॉर का यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। तो ये दिखा रहा है कि ये कितना डेस्परेट है इस वॉर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। रशिया कितना डेस्परेट हो रहा है अब यहाँ से निकलने के लिए। रशिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने खुद की जनता, अपने खुद के पीपल, जो इनके खुद के सिटीजन हैं, इनका ट्रस्ट खो दिया है। यूक्रेन के लोगों का इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है। यूक्रेन के लोग पहले इनको फ्रेंडली नेशन के फॉर्म में देखते थे, लेकिन अब वो भी नहीं देख पा रहे। रशिया का जो मेन मुद्दा था कि हम यहाँ पे जो यूक्रेन है इसको वेस्ट से दूर ले जाएं, ये जो पूरा मुद्दा जिसके ऊपर ये वॉर हुई थी वो ही फेल हो गया और अब उल्टा हो रहा है। यूक्रेन जो है देखा जा रहा है कि धीरे धीरे वेस्ट के और क्लोज जा रहा है, ठीक है। नेटो के और क्लोज जा रहा है और आगे जाके बहुत जल्दी हो सकता है कि ये यूरोपियन यूनियन में शामिल भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के वेस्ट के और क्लोज जाता हुआ दिख रहा है यूक्रेन, जो कि रशिया के लिए एक गलत वाली चीज हो गई है, एक लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया है ये। उसके बाद वेस्ट है, यहाँ पे इकलौता जो विनर है ना वो है वेस्ट। वेस्ट यानी कि यूएस हो गया और यूके हो गया, जो भी वेस्टर्न नेटो कंट्रीज हैं वो सारी। अब इनका फायदा ये है कि देखो, एक तो रशिया को यहाँ पे एक देखना पड़ रहा है कि रशिया ने मुंह की खाई है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी हुआ कि यहाँ पे यूक्रेन भी इनकी पार्टी में आ गया और आसपास की जितनी कंट्रीज थी वो भी वेस्ट की पार्टी में चली गई, ठीक है, इस वॉर के कारण। तीसरा ये कि यूक्रेन में जो भी लॉस अभी हो रहा है इसको रीबिल्ड करने का काम अल्टीमेटली यहाँ पे वेस्ट को ही मिलेगा, यूरोप और यूएस को ही मिलेगा। और रीबिल्डिंग में ये बहुत पैसा कमाएंगे, तो वेस्ट के लिए तो ये एकदम प्रॉफिट मेकिंग जॉब हो गया है, ठीक है। तो वेस्ट को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चीज थी यूरोप की कि जर्मनी को कहाँ से मिलेगा ऑयल, कहाँ से मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल, कहाँ से मिलेगा, रशिया ही सप्लाई करता था पहले। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ यूएस अच्छी डील कर सकता है अभी भी, और इनके थ्रू यहाँ पे यूरोप को भी यहाँ पे आराम से ये जो ऑयल है ये पहुंच सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं चाइना की। तो देखो यहाँ पे हम कह रहे थे कि इंडिया जो है, इंडिया फंसा हुआ है, लेकिन इंडिया से ज्यादा चाइना फंसा हुआ है। कैसे? देखो, चाइना जो है, चाइना रशिया का एकदम डाई हार्ट, बोलते ना पार्टनर है, रशिया का एकदम डाई हार्ट पार्टनर है, और रशिया के अगेंस्ट चाइना जा नहीं सकता। ना ही चाइना कभी चाहेगा कि रशिया की जो रजाइम है, पुतिन जो है वो ओवरथ्रो, पुतिन की जो गवर्नमेंट है वो कभी ओवरथ्रो हो, तो चाइना कभी ये नहीं चाहेगा। और इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन देखो, दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि चाइना जो है इसके काफी अच्छे ट्रेड रिलेशन है किसके साथ, यूएस और यूरोप के साथ। तो जो इकोनॉमी चलती है ना चाइना की, वो यूएस और यूरोप के भरोसे चलती है, लेकिन फ्रेंडशिप इनकी रशिया के साथ है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करना चाइना के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, और चाइना को बहुत धमकियां मिल चुकी हो ऑलरेडी यूएस और यूरोप की साइड से कि आप बाहर आ जाओ, आप रशिया के अगेंस्ट सीधे खड़े हो जाओ, वरना हम आपके साथ सारा ट्रेड वगैरह रोक देंगे, ठीक है। अब इंडिया का अगर आप देखो तो इंडिया अभी देखा जा रहा है काफी सेफ जोन में चल रहा है। क्यों सेफ जोन में चल रहा है? पहले हमको टेंशन हो रही थी कि हम कैसे बैलेंस करेंगे, लेकिन देखो अच्छे से बैलेंस किया है इंडिया ने अभी तक। यूएस जो है एक साइड पे है और एक साइड पे है रशिया, दोनों ही हमारे अलाइज है, ठीक है। अभी तक जितनी बार भी यूक्रेन के लेकर यूएन में कोई भी रिजोल्यूशन आया है उसमें हमने कभी भी रशिया के अगेंस्ट हम खड़े नहीं हुए, ठीक है। कभी भी हमने रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट हम रशिया के साथ रुपी और रूबल का ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है, रुपी रूबल ट्रेड भी हम कर रहे हैं, जिससे वैसे यूएस को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन यूएस कुछ बोल नहीं रहा।
क्यों नहीं बोल रहा है यूएस? क्योंकि यूएस को अल्टीमेटली पता है कि यूएस का सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब वो चाइना को केटर करेगा, और चाइना को केटर करने के लिए यूएस को इंडिया की मदद लगेगी ही लगेगी, ठीक है। इसीलिए यूएस अभी चुपचाप बैठा है और इंडिया को कुछ नहीं कह रहा है। वरना यूएस ने टर्की टर्की जो कि नेटो का ही मेंबर है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शंस लेना शुरू कर दिए। टर्की ने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो S-400 की जो मिसाइल वगैरह सिस्टम था, S-400 मिसाइल सिस्टम अभी भी खरीदा रशिया से। और यहाँ पे टर्की ने रशिया के साथ अभी भी ये ट्रेड रिलेशन जो थे मेंटेन करे। तो यूक्रेन जो यूएस है, उन्होंने टर्की के अगेंस्ट एक्शन लिया। लेकिन इंडिया वहीं, ये छोड़ो, S-400 मिसाइल तो हम खरीद ही रहे हैं, साथ में हम ऑयल वगैरह भी खरीद रहे हैं कम दामों पे, डिस्काउंटेड रेट पे, ठीक है। इसके साथ हम रूपी रूबल ट्रेड भी इनके साथ कर रहे हैं। फिर भी इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है यूएस। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि यूएस को पता है कि हम चाइना को अगर केटर करना चाहते हैं, चाइना को अगर काउंटर करना चाहते हैं, तो उसमें इंडिया ही हमारा सबसे बड़ा मददगार साबित होगा, ठीक है। अब ऐसे में इंडिया जो है काफी अभी अच्छे स्टेट में है, पावरफुल स्टेट में है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनका कहना है कि जब भी रशिया अगर कुछ गलत चीज कहता है, जैसे रशिया ने अभी बोला कि जो न्यूक्लियर बम है वो गिरा देंगे, तो ऐसे पे तो इंडिया को कम से कम स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो अब देखो, ये पूरी बात है रियलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी की, यहाँ रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है। अब यहाँ पे रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी इस तरह से कि यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे आइडियल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया इज अडॉप्टिंग दिस रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैज कंप्लीटली बैलेंस्ड आउट बिटवीन यूएस एंड रशिया, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, काफी अच्छा आर्टिकल था। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के क्या क्या यहाँ पे फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये हमने देखा। अब बात करते हैं जो हमने कल क्वेश्चन आपको दिए थे, खराई कैमल के बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। तो ये स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर तक, ये सही है। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, ये भी सही है। ये जो खराई कैमल है ना, आप देखोगे कच्छ गुजरात में मिलते हैं, ठीक है, कच्छ गुजरात। और कच्छ गुजरात में आपको पता है मैंग्रोव्स है, तो मैंग्रोव्स के ऊपर ग्रेस करते हैं ये खराई कैमल, और ये कुछ किलोमीटर्स तक सी वाटर में भी स्विम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के कारण इनको काफी डोमेस्टिकेट किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पे, जो कच्छ वाले एरिया में, यहाँ पे खराई कैमल का मिल्क एक्सट्रैक्ट करके भी पीते हैं, ठीक है। और इनको ग्रेजिंग वगैरह के लिए भी, और जो माल ढोना वगैरह है उसके लिए भी यूज किया जाता है, तो डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है एजेंडा 21 के बारे में। तो देखो, ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इससे 10 साल पहले 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी। रियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 आया था, और ये एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है। तो एजेंडा 21 का इसका आंसर होगा ओनली 1, ओके। सो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो। आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, वो एथिक्स के बारे में, आप उसका आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप चाहते हो, अगर मैं लॉन्च करूँ तो क्या आप ज्वाइन करोगे वो कोर्स या नहीं करोगे। आप लोगों के उस पे ही, आप लोगों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही मैं ये जो कोर्स है वो लॉन्च करूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ट्रस्ट और आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलता है, तो ही ये कोर्स आएगा। और अभी तक मैं इसको प्लान कर रही हूँ, तो आई होप आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट जरूर करना, और शेयर भी जरूर करना। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।